हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज के हमारे वीडियो के अंदर मैं आपको ग्रामर के कुछ पत्र लेखन करवा रही हूँ। इसके अंदर पहले तो पत्र जब लिखते हैं तो कौन सी बातों का ध्यान रखना है उनके बारे में कुछ बात करेंगे, और फिर मैं आपको पत्र के विषय दूंगी, उसके ऊपर हमें पत्र लिखने हैं। अलग अलग तरह के पत्र पूछे जा सकते हैं, अलग अलग तरह के पत्र लिखने को होते हैं, तो कौन से पत्र को किस तरह से लिखा जाता है उनके बारे में हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। फिर आपको पत्र लेखन करवा रही हूँ, और साथ में आपको एक बात बता देती हूँ कि इनके अंदर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के पत्र करवा रही हूँ। इनके अलावा आपको और भी पत्रों के बारे में जानना है, और भी पत्र पढ़ने हैं। यहाँ मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए 2-3 पत्र करवा रही हूँ। एग्ज़ाम में यही पत्र पूछे जाएंगे ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है। इसके लिए इनके अलावा और भी पत्र आपको देखने हैं, पर पत्र किस तरह से लिखते हैं उनकी रूपरेखा मैं आपको पहले समझा देती हूँ। चाहे किसी भी विषय के ऊपर आपको फिर पत्र लिखना हो तो आप आसानी से पत्र लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए अभी हम पत्र लेखन की थोड़ी जानकारी लेंगे। पहला जो है पत्र लेखन के लिए ध्यान में रखने योग्य बातें, तो ये कौन कौन सी बातें हैं तो ये हम जानते हैं। तो पत्र लेखन के अंदर सबसे पहले स्थान और तिथि यानी तारीख जिन्हें हम कहते हैं। तो कि पत्र लिखने के लिए पहले क्या उचित स्थान से हमें लिखना है, और उसके अंदर तारीख भी भरनी है। तो पत्र भेजने वाले को कागज के सबसे ऊपर दाहिने किनारे पर अपना पता और उसके नीचे तिथि यानी तारीख लिखनी चाहिए। जैसे यहाँ आपको नमूने के तौर पर लिख के बताया है, बाजू के ऊपर 5 मृणाल सोसाइटी, महात्मा गांधी मार्ग, राजकोट 360001, 25 जून 2018, ठीक है। तो ये है, नीचे ये दिनांक लिखी हुई है 25 जून 2018। ये उनका एड्रेस है, सोसाइटी का एड्रेस है, किस गांव से है, ये सब कुछ यहाँ नमूने के तौर पर आपको दिया गया है। तो सबसे पहले आप कभी भी किसी को कोई भी पत्र लिखते हैं तो पत्र के अंदर क्या लिखना है, कागज के सबसे ऊपर दाहिने किनारे पर अपना पता और उसके नीचे उनकी तिथि। किसी को भी आप पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले ऊपर दाहिनी तरफ आप पहले अपना पता लिखिए और उनके नीचे तारीख लिखिए। उसके बाद है दूसरा संबोधन, प्रशस्ति और अभिवादन यानी कि शिष्टाचार। जिनको हम पत्र लिखते हैं उनको संबोधन करते हैं, तो उनको संबोधन को प्रशस्ति भी कहते हैं। तो संबोधन या प्रशस्ति और अभिवादन यानी कि शिष्टाचार, उनको हम किस नाम से, वो हमारे किस तरह से रिलेशन में है उसके आधार पर हम उनके साथ शिष्टाचार से बात करते हैं। तो किस तरह से हमें करना है उसका हमें ध्यान रखना है। उसके अंदर एक बात है शिष्टाचार के अंदर, तो कि अगर पत्र आपका जो घरेलू पत्र है, घरेलू पत्र जिसके नाम पत्र लिखा जाता है, उसके साथ पत्र लेखन के संबंध के अनुसार बाईं ओर संबोधन लिखा जाता है।
जैसे पूज्य पिताजी, प्रिय मित्र आदि। बहुत सारे आपका उनके साथ कैसा संबंध है उनके हिसाब से आप संबोधन करते हैं, ठीक है। उनके बाद इसके नीचे दूसरी पंक्ति में उचित अभिवादन लिखना चाहिए, जैसे कि सादर प्रणाम, सप्रेम नमस्कार आदि आदि चीज़ें आप लिख सकते हैं। अगर आपसे बड़े बुजुर्ग हैं तो आप उनको सादर प्रणाम, अपने जैसा आप अपने मित्र को लिखते हैं पत्र तो उनको प्यार ऐसा लिखेंगे ना, इस तरह से आप अभिवादन कर सकते हैं। मेरा प्यार वगैरह वगैरह आप लिख सकते हैं, मेरी याद, ये सारे चीज़ आप अपने दोस्तों को, सहेलियों को लिख सकते हैं। उसी तरह आगे है ब, कार्यालयीन पत्र। अगर आप किसी कार्यालय में किसी कारणवश पत्र लिखते हैं तो उनमें पत्र लिखने के समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए, तो कि कार्यालयी पत्र जब आप लिखते हैं तब क्या ध्यान रखना है, तो कि कार्यालयीन पत्रों में सबसे पहले बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है, फिर जिसे पत्र लिखना हो उसका नाम और पता लिखते हैं। उसके बाद विषय या संदर्भ शीर्षक लिखकर उसमें कम से कम शब्दों में पत्र का उद्देश्य स्पष्ट किया जाता है, फिर उचित संबोधन लिखा जाता है। तो कि आप जिनको भी पत्र लिखते हैं उनको पहले क्या करना है, आपको उसके सेवा में ऐसा लिख के फिर आपको पत्र लिखना है और उसका पता लिखना है, और उसके बाद विषय या संदर्भ जिसके लिए ये सारी चीज़ें आपको बाईं ओर लिखनी है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें आप जब लिखेंगे फिर उनके बाद आपको नीचे विषय करके उनके अंदर आपको संदर्भ लिखना है। आप किस विषय पे उनके साथ बात करना चाहते हो बहुत थोड़े शब्दों में लिखकर उनको स्पष्ट पता चल जाए, इस तरह से आपको पत्र लिखना होगा। उनके बाद है व्यावसायिक पत्र। अगर आप किसी भी व्यवसाय से जुड़े हो और किसी व्यापारी को आपको पत्र लिखना है तो वो किस तरह से व्यावसायिक पत्र लिखा जाता है, कार्यालयीन पत्रों के समान ही कुछ कुछ होता है। तो व्यावसायिक पत्रों में सेवा में के स्थान पर प्रति लिखा जाता है। व्यावसायिक पत्रों में हम लिखते हैं ना सेवा में, वहाँ ऐसा नहीं लिखते, क्या लिखते हैं तो कि प्रति लिखा जाता है। शेष भाग कार्यालयीन पत्रों के समान ही होता है। पत्र लेखक और जिसको पत्र लिखा जाता है उसके आपसी संबंध के अनुसार संबोधन, अभिवादन और समाप्ति में भिन्नता होती है। यह इस तालिका से स्पष्ट होगा। ये नीचे आपको सब कुछ स्पष्ट किया गया है, पर हमने सिर्फ यहाँ तक ही लिया है कि आपको पता चले कि किन किन तरह के पत्र होते हैं, उनमें संबोधन वगैरह कैसे करने हैं। आगे मैं आपको सीधा पत्र ही विषय के ऊपर समझा रही हूँ, ठीक है। हमारा पहला पत्र है सिटी पॉइंट सूरत से सागर कालानी आनंद निवासी अपने मित्र समीर को उसके छोटे भाई भोलू के अवसान पर आश्वासन देते हुए पत्र लिखता है। तो वो पहले जब पत्र लिखता है तो जो उसने दाईं ओर पहले अपना पता लिखा है ना, नीचे दिनांक लिखे है सिटी पॉइंट सूरत 395003 और फिर 15 दिसंबर 2018। तो इस तरह से फिर वो पत्र लिखना शुरू करता है। पहले ऊपर यहाँ दाईं ओर अपना पता और बाईं ओर से पत्र लिखना शुरू करता है। प्रिय मित्र समीर, नमस्ते। तो उनका विषय क्या है आपको पता है ना। समीर को उसके छोटे भाई भोलू के अवसान पर आश्वासन देते हुए पत्र लिखता है। उनका छोटा भाई जब इस दुनिया में नहीं रहता, अपने दोस्त का छोटा भाई,
तो उनको कैसे आश्वासन दिया जाता है, उसी तरह का ये पत्र लिखकर उन्होंने आश्वासन दिया है। और हमें यहाँ उदाहरण के तौर पर बताया गया है कि इस तरह से हम आश्वासन पत्र लिख सकते हैं। प्रिय मित्र समीर, नमस्ते। मुझे कल रात को ही पता चला कि तुम्हारे छोटे भाई भोलू का अचानक अवसान हो गया है। सुनकर दिल को गहरी चोट लगी। मेरे माता पिता भी बहुत दुखी हुए। क्या कहता है कि वो बता रहा है कि कल ही मुझे पता चला कि तुम्हारे छोटे भाई की अचानक मृत्यु हो गई है। ये सुनकर मेरे दिल को गहरी चोट लगी है और इनके साथ साथ मेरे माता पिता भी बहुत दुखी हुए ये सुनकर कि तुम्हारे छोटे भाई की अचानक मृत्यु हो गई है। आगे, भोलू का प्यारा शरारती चेहरा भुलाए नहीं भूलता। पिछली बार मैं तुम्हारे घर आया था, तब उसने मुझसे बड़ी देर तक खूब बातें की थी। उसकी स्मरण शक्ति देखकर मैं दंग रह गया था। परंतु मित्र, काल तो अपने हिसाब से काम करता है। क्या कहता है भोलू? भोलू कहता जो समीर है उसको वो अपने भाई के बारे में बताता है कि भोलू का प्यारा शरारती चेहरा है, वो मुझे हमेशा ही याद रहता है। वो भुलाए नहीं भूल सकता मैं उनका चेहरा। पिछली बार जब मैं तुम्हारे घर आया था तो उनके साथ मेरी बहुत सारी बातें हुई थी। हम दोनों ने बहुत सारी बातें की थी और उन्हीं बातों के दौरान मुझे पता चला कि उनकी स्मरण शक्ति यानी उनकी याद शक्ति बहुत ही अच्छी थी। और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था कि ये छोटा होकर भी कितना सब कुछ इतनी आसानी से याद रख सकता है। उनकी स्मरण शक्ति बहुत ही तेज़ थी। परंतु मित्र, हम क्या कर सकते हैं? ये तो काल का नियम है। हम कहते हैं ना कि ये तो ऊपर वाले की इच्छा, ये तो उन्हीं के हिसाब से चलता है। जब वो चाहता है तो वो हमें ज़िंदा रखता है, और जब हमारी मृत्यु आती है तो वो हमें बुला लेता है। हमारा समय पूरा हो जाता है धरती के ऊपर तो वो हमें अपने पास बुला लेता है। ये सब काल चक्र है, उनके हाथों में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। उस पर हमारा कोई वश नहीं है। जो जितने दिन के लिए आया है वह उतने दिन ही यहाँ रहेगा। प्यारे भोलू की असमय मृत्यु को भी हमें इसी रूप में लेना होगा और इस वज्रपात को बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्या कहता है कि भगवान के आगे हमारी कुछ नहीं चलती। हम क्या करें? ये तो नियम है। जो जन्मा है वो ज़रूर मरता है, उसको तो जाना ही था। तुम्हें अब हिम्मत रखनी है। और भोलू की जो असमय मृत्यु हुई है, अकाल मृत्यु हुई ना, अभी वो छोटा था, उसकी मृत्यु अभी नहीं होनी थी, पर उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो हमें इस बात को स्वीकारना है और जो ये वज्रपात तुम्हारे ऊपर पड़ा है उसको तुम्हें सहन करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा और हिम्मत रखनी पड़ेगी। ईश्वर से प्रार्थना है कि वह तुम सबको यह शोक सहन करने की शक्ति प्रदान करे। तुम्हारा मित्र सागर कालाणी। क्या कहते हैं कि भगवान से मैं प्रार्थना करूँगा कि तुम्हें ये सब कुछ सहन करने की शक्ति दे और तुम सब अच्छी तरह से रह सको। इसी के साथ ये पत्र यहाँ पूरा करता है और कहता है कि तुम्हारा मित्र सागर कल्याण। ये था हमारा पत्र पहला, जो आश्वासन पत्र था। तो अपने दोस्त के
भाई की मृत्यु पर किस तरह से आश्वासन दे सकते हैं। यहाँ उनके भाई की मृत्यु हुई है और वो अपने दोस्त को उन्होंने आश्वासन दिया है, पर किसी को भी हम किसी भी तरह का कोई आश्वासन देना चाहते हैं किसी की मृत्यु के ऊपर, तो हम इस तरह से आश्वासन पत्र लिख सकते हैं। यहाँ आपको एक उदाहरण दिया गया है। अब आगे दूसरा पत्र जो है वो है आनंद नगर, शाहपुर, अहमदाबाद 380001 से रवि शास्त्री, दूर गांव में रहने वाले अपने मित्र चैतन्य जोशी को हमारे जीवन में वृक्षों का महत्व बताता हुआ पत्र लिखता है। पहले उसका पता 5 आनंद नगर, शाहपुर, अहमदाबाद 380001, 25 अगस्त 2018, ये उनका पता है जो ऊपर ही हमें यहाँ लिखकर बताया गया है। जो अपने मित्र को किस बारे में, रवि शास्त्री दूर गांव में रहने वाले अपने मित्र चैतन्य को वृक्षों का महत्व बताता है अपने जीवन में। प्रिय मित्र चैतन्य, हाँ, प्रिय मित्र चैतन्य, सप्रेम नमस्कार। ये उनका मित्र है, इसलिए वो अपने मित्र को प्रिय मित्र ऐसा संबोधन करके लिखते हैं। आज पहले ही डाक से तुम्हारा पत्र मिला। अंतर विद्यालय संगीत स्पर्धा में प्रथम पुरस्कार पाने पर मेरी ढेर सारी बधाइयाँ, परंतु मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि तुमने अपनी पाठशाला के वृक्षारोपण समारोह के प्रति भारी उदासीनता क्यों दिखाई। क्या इसीलिए कि मूक वृक्ष तुम्हारे संगीत पर दाद नहीं दे सकते। क्या कहता है अपने मित्र रवि, अपने चैतन्य मित्र जो है ना चैतन्य, उनको बताता है कि भाई तुम्हारी संगीत के अंदर इतनी रुचि है, तुम्हारा पत्र मिला जानकर तुम्हें इस संगीत स्पर्धा में प्रथम पुरस्कार मिला, उनके लिए बधाई भी देता है, परंतु मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी कि तुम्हारे स्कूल के अंदर जो वृक्षारोपण का समारोह था उसमें तुमने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, उनमें तुमने उदासीनता क्यों दिखाई। इसलिए कि जो ये मूक वृक्ष है, मूक यानी जो बोल नहीं सकते, मौन है, ऐसे जो वृक्ष जो बोल नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते, तुम्हारे संगीत पर वो दाद नहीं दे सकते, इसलिए तुमने उनको सहारा नहीं, उसको उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। ऐसा वो अपने मित्र को प्रश्न करता है रवि। फिर वो उनको बताता है वृक्षों का महत्व। तुम तो पढ़े लिखे हो, विज्ञान और भूगोल दोनों विषयों में वनों और वृक्षों के महत्व के बारे में तुमने पढ़ा है। तुम जानते ही हो कि वृक्षों के कारण ही हमारा वातावरण शुद्ध रहता है और हवा में ताजगी रहती है। क्या कहते हैं कि तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम विज्ञान और भूगोल सभी विषय पढ़े हो और तुम तो जानते हो कि विज्ञान में भी और भूगोल में भी वृक्षों का कितना महत्व है। तो तुम तो ये सब कुछ जानते हो, तुम जानते हो कि वृक्षों के आधार पर ही, उनकी वजह से ही हमारा वातावरण शुद्ध रहता है और हमें ताज़ी हवा मिलती है और उनसे हमारे जीवन के अंदर शुद्धता बनी रहती है, हमारे शरीर में ताजगी रहती है, क्योंकि हमें शुद्ध हवा सांसों में ले सकते हैं। तो कि तुम तो ये सब कुछ जानते हो और उन्हीं की वजह से, वृक्षों की वजह से ही हमारी वातावरण के अंदर जो हवा है वो ताज़ी रहती है।
फिर वो कहता है कि जीवनदायिनी वर्षा के लिए भी तो वृक्ष है, वृक्ष उपकारक ही है। क्या कहते हैं कि वर्षा, बारिश के लिए भी वृक्ष है, वो बहुत ही ज़रूरी है, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भूमि के उपजाऊपन को बनाए रखने में वृक्षों का बहुत योगदान होता है। भूमि को फसल के लिए जो उपजाऊ होती है ना, जो बंजर बन जाती है ऐसी नहीं, पर उपजाऊ भूमि को बनाए रखने के लिए भी वृक्ष है, वो बहुत ही हमें मददरूप होते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। वृक्षों की हरियाली, उनकी शीतल छाया, अनेक फलों तथा अनेक औषधीय गुणों का तो महत्व ही निराला है। वृक्ष अपने हर अंग से हमारी सेवा करते हैं, वे मूक होकर भी हमारे सच्चे मित्र हैं। सचमुच ये वृक्ष तो गांव की शोभा है। इसीलिए वृक्षों के प्रति तुम्हारी उदासीनता देखकर मुझे सखेद आश्चर्य हुआ। आशा है, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। सखेद, उसको खेद भी हुआ, खेद के साथ वो कहता है, दुख के साथ आश्चर्य हुआ। आशा है अगले वृक्षारोपण के कार्यक्रम में तुम उत्साहपूर्वक भाग लोगे। क्या कहते हैं कि वृक्ष तो हमें हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है, फसल के लिए, अच्छे वातावरण के लिए, शीतल छाया के लिए, फलों के लिए, औषधीय गुण, बहुत सारी वृक्षों के अंदर बहुत सारी, हम जानते हैं कि बहुत सारी औषधियाँ भी होती है जिनका भी हम उपयोग करते हैं। तो वृक्ष तो हमें सभी तरह से उपयोगी ही उपयोगी है, इसलिए वृक्ष का महत्व हमारे जीवन में बहुत ही होना चाहिए और हमें उसको, वृक्ष का ध्यान भी रखना चाहिए, उसको उगाने भी चाहिए। और वृक्ष है वो हमारे गांव की तो शोभा है। हर कहीं आप ग्रीनरी देखते हैं, हरियाली देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है, हमारी आँखों को भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो कि वृक्ष हमें बहुत उपयोगी है और उनको हमेशा सराहनीय रहना चाहिए, वृक्ष हमेशा उगाते रहना चाहिए। और वृक्षारोपण जो है उनको हमें और भी आगे बढ़ाना चाहिए और वृक्षारोपण हमेशा ही करना चाहिए। वृक्ष की हमें वृद्धि हो, इस तरह से उसका ध्यान रखना चाहिए। और मैं आशा रखती हूँ कि अगले वर्ष जब तुम्हारे स्कूल में वृक्षारोपण का कार्यक्रम होगा तो तुम उनमें ज़रूर सहपाठी बनोगे, उसमें उत्साहपूर्वक भाग लोगे। इन्हीं के साथ माताजी को मेरा प्रणाम तथा गुड्डी को बहुत में सारा स्नेह। तुम्हारा मित्र रवि शास्त्री। इस पत्र के द्वारा रवि ने अपने मित्र को बताया, चैतन्य को, कि वृक्षारोपण का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो हम किसी को किसी भी चीज़ का महत्व बताते हुए पत्र अगर लिखते हैं तो इस तरह से हमें उनके विषय के ऊपर बात करके उनके फ़ायदे या उनके गैरफायदे जो भी है उनको विषय वस्तु में लिखते समय ध्यान रखना है और उन्हीं के ऊपर आपको ये पत्र लिखकर उनको बताना है। तो इस तरह से हम ये पत्र लिख सकते हैं और उनका महत्व हम बता सकते हैं वृक्षारोपण का। अब आगे जो तीसरा पत्र है वो रक्तदान के बारे में है। सुरोही पार्क, सुभाष रोड, सूरत 395001 से चिंतन वर्मा, अहमदाबाद निवासी, अपने मित्र वरुण देसाई को रक्तदान का महत्व बताते हुए पत्र लिखता है। यहाँ उसने अपना पता लिखा है, फिर संबोधन और फिर ये पत्र है। सप्रेम नमस्ते प्रिय वरुण, सप्रेम नमस्ते। तुम्हारा पत्र मिला, यह पढ़कर खुशी हुई कि तुमने अपने स्कूल में आयोजित रक्तदान कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक अपनी सेवाएं दी। क्या कहता है, उसके मित्र ने उसकी स्कूल के अंदर जो रक्तदान का आयोजन हुआ था उसमें उसने उत्साहपूर्वक भाग लिया, और उसके अंदर उसने अपना योगदान दिया, उनके बारे में उसने बात की है यहाँ। तो तुम्हारा पत्र मिला, यह पढ़कर, ये मैंने कर लिया।
यूँ देखा जाए तो आज रक्तदान सबसे बड़ा दान बन गया है। रक्तदान से एकत्र किया गया रक्त बैंकों में सुरक्षित रखा जाता है। रक्त बैंकों में जमा रक्त घायलों और रक्त की कमी वालों मरीजों को दिया जाता है। युद्ध में घायल हुए सैनिकों के लिए रक्तदान शिविर लगाए जाती है। कुछ बीमारियों के इलाज में बाहर से रक्त देना ज़रूरी हो जाता है। उचित रक्त की व्यवस्था के बिना डॉक्टर ऑपरेशन के लिए भी तैयार नहीं होते। क्या कहते हैं कि अपने मित्र को बताते हैं कि तुमने रक्तदान में भाग लिया, ये बहुत अच्छी सेवा की, ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। आजकल क्या होता है कि यूँ तो देखा जाए तो रक्तदान है, उसको क्या कहते हैं, वो अपने दोस्त को बताए थे कि आज तो सबसे बड़ा दान वो रक्तदान हो गया है। क्योंकि कभी भी अगर किसी को आवश्यकता हो तो पहले इस तरह से खून मिलना बहुत मुश्किल था, पर अब इस तरह की रक्त बैंकें शुरू हो चुकी है और इसके अंदर रक्त हम जमा करके अगर किसी घायल को ज़रूरत हो या कोई ऐसी बीमारी हो जिनमें रक्त की बहुत आवश्यकता हो तो उन लोगों को रक्त बैंक से रक्त मिल सकता है और उनकी सेवाएं पूर्ण हो सकती है, उनकी जो कमी है वो पूरी की जा सकती है, उनको समय पर रक्त मिल सकता है। पहले तो ऑपरेशन करने के लिए भी डॉक्टरों को रक्त चाहिए, अगर वो पूरी मात्रा में रक्त नहीं मिलता तो डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करते। इसलिए इस तरह की बैंकें हैं रक्तदान की, रक्तदान करके जो अभी बैंक बनाई जाती है उन बैंकों से बहुत लाभ होता है और जिनको रक्त की ज़रूरत हो वो इस तरह यहाँ से ले सकते हैं और बीमारों को इलाज किया जा सकता है, इलाज मिल सकता है, बीमारियों या दूर हो सकती है, इस तरह से उनको मदद की जा सकती है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। रक्तदान में महत्व की बात यह है कि रक्त स्वस्थ व्यक्तियों का ही लेना चाहिए। रक्तदान से रक्तदानों को न कमज़ोरी होती है न अन्य कोई हानि होती है। क्या कहते हैं कि रक्तदान जब हम करते हैं तो इस बात का हमें ज़रूर ध्यान रखना है कि जो रक्तदान व्यक्ति करता है वो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, उसको किसी भी तरह की कोई बीमारियां नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों को बीमारियां होती है वो लोग रक्तदान नहीं कर सकते, जैसे कि डायबिटिक हो, बीपी हो, ऐसे लोग हैं उनका रक्त नहीं लिया जा सकता क्योंकि वो दूसरों के लिए हानिकारक होता है। तो के कमज़ोर लोग हैं वो रक्त नहीं दे सकते, स्वस्थ लोग हैं वो रक्त दे सकते हैं। और रक्तदान करने से रक्तदान करने वाले व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई कमज़ोरी नहीं होती। कुछ वक्त के लिए ऐसा हो पर वो देना अच्छी बात है, ऐसी कोई कमज़ोरी नहीं आती है, न अन्य कोई हानि भी होती है और कोई हानि भी नहीं होती है। तो कि रक्तदान के बाद उसे एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। इस प्रमाण पत्र के आधार पर ज़रूरत पड़ने पर रक्तदाता या उसके किसी सगे संबंधी को आसानी से रक्त उपलब्ध हो सकता है। इस तरह देखें तो रक्तदान आज समय की एक खास ज़रूरत बन गया है। जो लोग व्यक्ति रक्तदान करते हैं उनको रक्तदान का एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, जिनके आधार पर उनके कुटुंब में कभी भी या उसको या उसके परिवार वाले को किसी को भी रक्त की ज़रूरत हो तो उस समय वो रक्त है वो आसानी से पा सकते हैं, उनको आसानी से मिल सकता है। इस तरह आजकल रक्तदान करना ये बहुत ही अच्छी बात है और उनकी एक खास ज़रूरत भी बन गया है रक्तदान, ताकि सबको आसानी से उपलब्ध हो सके। इसी तरह देखें तो रक्तदान आज समय की एक खास ज़रूरत बन गया है। और इन्हीं के साथ वो पत्र पूर्ण करते हुए, तुम्हारी माताजी की तबीयत अब कैसी है, उन्हें तथा पिताजी को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र चिंतन वर्मा। चिंतन वर्मा। यही हमारे पत्र पूरे होते हैं। आज का वीडियो हमारा यहीं तक रहेगा। अगले वीडियो में हम और ग्रामर करेंगे।
पर आपको मैं फिर बता रही हूँ कि ये सारे पत्र आपको आपकी नोटबुक्स के अंदर लिखने हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा। पर मेरी बात सुनो, इनके अलावा और पत्र भी आपको देखने पड़ेंगे, यही पत्र पूछे जाएंगे ऐसा मैं नहीं कह सकती। उदाहरण के तौर पे मैंने आपको यहाँ ये पत्र करवाए हैं, ठीक है। ओके विद्यार्थी, थैंक यू।